नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एम लक्ष्मीकांत का अध्याय 13 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है संघीय व्यवस्था। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसे पढ़ने से पहले इसे गहराई से समझेंगे। आइए देखते हैं क्या गहराई है इसकी। इस डेफिनेशन को आप कुछ पॉइंट हम बताएंगे, 3 पॉइंट होंगे, उनको हम बताएंगे, आप कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं। क्या संघीय व्यवस्था का मतलब सिर्फ 2 सरकारें हैं? अक्सर लोग यही सोचते हैं कि एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार हो गई तो संघीय ढांचा बन गया, लेकिन सच यह नहीं है। असल में संघीय व्यवस्था एक ऐसा समझौता है जहां देश की एकता और राज्यों की विविधता हाथ मिलाकर चलते हैं। इसे समझने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को देखना होगा। उन पॉइंटों को आप अगर कॉपी पे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे, चेक और बैलेंस। यह व्यवस्था किसी भी तरह की तानाशाही को रोकने का एक तरीका है। अगर केंद्र अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे तो हमारा संविधान और हमारी न्यायपालिका उसे संघीय ढांचा का वास्ता देकर रोक देती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, विविधता का सम्मान। भारत इतना बड़ा और विविध देश है कि दिल्ली में बैठकर केरल और नागालैंड की हर समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। इसलिए हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है ताकि राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे और राज्यों के पास अपनी समस्याओं को सुलझाने की आज़ादी भी हो। तीसरी महत्वपूर्ण और जरूरी बात जरूरी पॉइंट देखेंगे, इसको तो आप कॉपी पे लिख ही लीजिएगा क्योंकि ये मेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्रता की गुलामी नहीं। संघीय व्यवस्था का मतलब यह कतई नहीं है कि राज्य सरकारें केंद्र की नौकर हैं। संविधान ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे हम 7वीं अनुसूची कहते हैं। राज्य अपनी सीमा में राजा होता है और केंद्र अपनी सीमा में राजा होता है। दोनों की शक्तियों का असली मालिक हमारा संविधान होता है। तो अगर इसे हम यूपीएससी के नजरिए से परिभाषित करें तो इस परिभाषा को भी आप लिख लीजिएगा। तो अगर हम इसे यूपीएससी के नजरिए से परिभाषित करें तो संघीय व्यवस्था सत्ता का वह लोकतांत्रिक वितरण है जहां केंद्र और राज्य एक दूसरे के अधीन नहीं है बल्कि एक दूसरे के समन्वयकारी हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो केंद्र और राज्य एक दूसरे के नौकर नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र को चलाने वाले संविधान के 2 मजबूत हाथ हैं। संघीय ढांचा संघीय ढांचा को अच्छे समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो इसको दोबारा सुनिएगा। ठीक है, इस मतलब जो मैंने अभी तक 3 पॉइंट बताए यूपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग चाहें तो, अगर आप लोग सीरियस हैं तो। अगर सीरियस नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब हम अपने चैप्टर की ओर, महत्वपूर्ण चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी मैं बताऊंगा, इसलिए इस चैप्टर को पूरा देखिएगा। ये पूरा चैप्टर 13वां चैप्टर संघीय व्यवस्था पूरा आज ही कवर करूंगा, मैं बड़े ही विस्तार से कवर करूंगा। इसको जो मैंने अभी बताया इसको नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं बहुत जोर दे रहा हूं, क्यों, आप लोग समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को 2 भागों में, एकल एवं संघीय में वर्गीकृत किया है। परिभाषा के अनुसार एकल एवं एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियों एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। फिर से पढ़ेंगे हम इसको। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन आदि सरकार का एकात्मक स्वरूप है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के स्वरूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। आइए आगे देखेंगे। संघीय एवं एकात्मक सरकार की विशेषताओं को निम्नलिखित तरीके से तुलनात्मक रूप से उल्लेखित किया गया है। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोडस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय संधि या समझौता है। संघ का मतलब ही संधि या समझौता होता है। समझ में आई बात? इस तरह संघ शासन एक नया राज्य राजनीतिक व्यवस्था आगे देखेंगे, जैसे विभिन्न इकाइयों के संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों से, जैसे राज्य जैसा कि अमेरिका में और कैंटोन जैसा कि स्विट्जरलैंड में, या प्रांत जैसा कि कनाडा में, या गणतंत्र जैसा कि रूप में से पुकारा जाता है। संघ शासन दो रूपों में निर्मित होता है। वे हैं एकीकरण और विभेदीकरण। पहले में सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य स्वतंत्र मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में दूसरे मामले में एक बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाते हैं, जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है। उदाहरण के लिए कनाडा में अमेरिका विश्व में पहला एवं प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। उदाहरण में पहला प्राचीनतम और विश्व का पहला संघीय देश अमेरिका है। ठीक है, यह अमेरिकी क्रांति 1775-83 के बाद 1787 में बना। इसमें 50 राज्य, मूलतः 13 राज्य समाहित है। संघीय शासन में कनाडा 10 प्रांतों, मूल रूप से 4 प्रांत से निर्मित भी काफी पुराना है, जो 1867 में निर्मित हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को 2 कारणों से अपनाया। देश का बृहद आकार एवं सामाजिक संस्कृति विविधता। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। आइए देखेंगे संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषताएं। चलिए देखते हैं। पहले हम इनको पढ़ेंगे, संघीय सरकार को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एकात्मक सरकार। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला पॉइंट, संघीय सरकार को देखेंगे। दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार होती है। यहाँ पर दोहरी सरकार होती है संघीय सरकार में। ठीक है, जहाँ पर संघ होते हैं। सेकंड पॉइंट, लिखित संविधान होता है, जैसा कि हमारे भारत में विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। तीसरा, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। आइए आगे देखेंगे।
चौथा पॉइंट संविधान की सर्वोच्चता, पांचवा पॉइंट कठोर संविधान, छठा पॉइंट स्वतंत्र न्यायपालिका, सातवां पॉइंट द्विसदनीय विधायिका। आइए अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, एकात्मक सरकार को देखेंगे। एकात्मक सरकार को देखेंगे, आइए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखेंगे इसमें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है मैथ्स की दृष्टि से। आप लोग जो मैंने शुरुआत में कुछ पॉइंट बताए उनको नोट कर लीजिएगा, वो बहुत ही काम आएंगे आप लोगों को। मैं फर्जी बातें नहीं करता हूं। ठीक है, जो भी इस वीडियो इस चैनल पे कंटेंट मिलेगा आपको जेन्युइन मिलेगा, ये समझ मतलब आपको पिछली वीडियो में समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और 12 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया उनको जरूर देखिएगा। उसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से इसी तरीके समझाया गया और पूरा वीडियो देखा करिए, आधा वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे, एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। आइए दूसरा पॉइंट देखेंगे, संविधान लिखित भी हो सकता है, फ्रांस या अलिखित ब्रिटेन में है, ब्रिटेन भी, फ्रांस या अलिखित ब्रिटेन भी। तीसरा पॉइंट, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है तथा समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे, संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है जापान और नहीं भी हो सकता है ब्रिटेन में। ठीक है, पांचवा पॉइंट, संविधान कठोर भी हो सकता है फ्रांस या लचीला ब्रिटेन में। छठा पॉइंट, न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, सातवां पॉइंट, एकात्मक सरकार में स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, संघीय सरकार में ऐसा नहीं होता, सभी मतलब स्वतंत्र होते हैं अपने अपने तरीके से काम करने के लिए। एकात्मक सरकार मतलब सीधे राष्ट्रपति और उसके नीचे कोई सरकार नहीं होगी, जैसे आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, अब सातवां पॉइंट देखेंगे, विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है ब्रिटेन और एक सदनीय चीन में भी है, चीन में है। समझ में आई बात, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे, वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, अमेरिकीय संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है तथा सेकंड पॉइंट, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सके, फेडरेशन संघ, क्योंकि वह अविभाज्य है। आइए आगे देखेंगे, भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। एक अत्यंत सशक्त केंद्र के होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है। आइए आगे देखेंगे, भारतीय संघ व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। पहला पॉइंट देखेंगे, इसका निर्माण यानी कि विखंडित होने के तरीकों। सेकंड पॉइंट, संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग, कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। थर्ड पॉइंट, इसका केंद्रीकरण की प्रवृत्ति राज्यों की तुलना में केंद्र का ज्यादा शक्तिशाली होना है। आइए आगे देखेंगे, संविधान में संघीय विशेषताएं। चलिए देखेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, जल्द ही इसमें हिस्ट्री की एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम तमाम एडवांस लेवल की बुक आने वाली है, बुक की वीडियो आने वाली है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं संविधान की संघीय विशेषताएं। द्वैध शासन को समझेंगे। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामले जैसे रक्षा, विदेश मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकार क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन। आइए लिखित संविधान को समझेंगे जो कि हमारे मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, दूसरा पॉइंट, लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। मूलतः इसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग में विभक्त है और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय 2019 में इसमें 465 अनुच्छेद 25 भाग में विभक्त है और 12 अनुसूचियां इसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की शक्तियों एवं उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है। अंत में यह दोनों मध्य गलतफहमी एवं असहमति को उत्पन्न नहीं होने देता है। आइए थर्ड पॉइंट देखेंगे। बैकग्राउंड में आप लोगों को कुछ आवाज सुनाई दे रही होगी, उसको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो इग्नोर करेगा वही आगे बढ़ पाएगा, मेरी ऐसी कामना है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए थर्ड पॉइंट देखेंगे, शक्तियों का विभाजन। आइए देखते हैं, संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इनमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है। केंद्र सूची में 90 विषय और मूलतः 97, राज्य सूची में 59 विषय और मूलतः 66, समवर्ती सूची में 52 विषय मूलतः 47 है। समवर्ती सूची के विषयों का केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। अवशेषीय विषय अर्थात जो केवल भी, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ेंगे, आवेशीय विषय अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है, केंद्र में दिए गए हैं। हमने अभी जो आप लोगों को क्या पढ़ा है, ये शक्तियों का विभाजन। इनमें जितनी अनुसूचियां मैंने पढ़ी हैं, जितने नंबर पढ़े हैं, इनको आप प्लीज कॉपी पे नोट करके लिख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। चलिए चौथा पॉइंट देखेंगे, समय ना वेस्ट करते हुए। चलिए देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता को समझेंगे। संविधान सर्वोच्च है, अभी हम इनको पढ़ रहे हैं। जैसे हम शुरू में इस संघीय व्यवस्था को समझा, उसके बाद हम इनके एक टॉपिक को बड़े विस्तार तरीके से दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा पूरा चैप्टर हम पहले इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए अगर इस तरह में समझाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा और आप लोग बोर भी होते हैं, यही मैं समझता हूं। चलिए चौथा पॉइंट देखेंगे, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है, केंद्र या राज्य द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। इस तरह सरकार के घटकों, विधायिका, कार्यकारिणी एवं न्यायिक को दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। अगर एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोगों ने अपने मन से एक बार भी किताब नहीं पढ़ी है लक्ष्मीकांत की, तो ये कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए पहले जाइए अपने मन से किताब को पढ़िए। 13वां चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से, विस्तृत तरीके से, वैसे इसमें लिखा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले जाइए पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट देखेंगे, समय नष्ट करते हुए। कठोर संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब भी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिससे
वे प्रावधान जो संघीय संरचना यथा केंद्र राज्य संबंध एवं न्यायिक संगठन से संबंधित मात्र केंद्र एवं राज्य सरकारों की समान संस्तुति से ही संशोधित किए जा सकते हैं। इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों में से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य है। आइए देखेंगे छठा पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान ने दो कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। एक अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है और दूसरा केंद्र और राज्य के बीच विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है। आइए जैसे उदाहरण देखते हैं, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि। आइए द्विसदनीय विधायिका को समझेंगे। चलिए द्विसदनीय विधायिका को समझेंगे। आइए देखते हैं, संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का पूर्ण रूप से करते हैं। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्य के हितों की रक्षा करती है। राज्यसभा अगर केंद्र बिना अनावश्यक हस्तक्षेप राज्य के अंदर करती है तो राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया है। समझ में आई बात? चलिए आगे देखें। आइए देखें संविधान की एकात्मक विशेषताएं। उपयुक्त संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक एवं गैर संघीय विशेषताएं भी हैं, जो इस प्रकार हैं। सशक्त केंद्र को देखें उससे पहले अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल सकती है। जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो भी शुरुआत में जो मैंने संघीय व्यवस्था के बारे में बताया है, वो 3 पॉइंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए समय न वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। संविधान की एकात्मक विशेषताओं को देखते हैं। उपयुक्त संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, सशक्त केंद्र। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण के काफी विरुद्ध है। प्रथमतः केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय है। दूसरा केंद्रीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं तथा समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है। अंतः आवश्यक शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है, जबकि अमेरिका में ये राज्यों में निहित है। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। समझ में आएगा? मतलब जितनी भी सूचियां हैं उनमें केंद्र को सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे ऊपर शामिल किया गया है। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया जाएगा। ये लक्ष्मीकांत की सीरीज में हम सभी चैप्टर को, जितने 80 चैप्टर शायद हैं, 80 चैप्टर हैं, उनको हम पूरे विस्तृत तरीके से इसी तरह कवर करेंगे। आपको डेली वीडियो मिलेगी। कुछ कारणों की वजह से आप लोगों को 4 दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रही है। मेरी अब यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को डेली वीडियो मिलती रहे। सुबह 11 बजे तक आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी और बहुत ही विस्तृत तरीके से मैं समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, राज्य अनावश्यक नहीं है। आइए देखते हैं। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्रवाई द्वारा उनके क्षेत्र सीमाओं या राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। मतलब संसद एक तरफा कार्रवाई द्वारा उनके क्षेत्र एवं सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और राज्य में क्षेत्र का नाम भी, मतलब संसद बदल सकती है। ठीक है, संसद के पास इतनी पावर है। चलिए आगे देखेंगे। अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ना कि विशेष बहुमत की। मतलब इसमें आधे बहुमत की जरूरत होती है, ना कि पूरे बहुमत की। 100 में से 50% लोगों ने अगर उस प्रस्ताव पे, मतलब उस सीमाओं के परिवर्तन में हस्ताक्षर कर दिए तो वो सीमा का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। आधे लोग मतलब 50%। इस तरह भारतीय संघ नश्वर राज्यों को अनावश्यक संघ है। दूसरी तरफ अमेरिकी संघ अनावश्यक राज्यों को अनावश्यक केंद्र है। चलिए अब हम बाकी के टॉपिक एकल संविधान को कल पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने, अगर खास सूचना सुन के जाइएगा, अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो मुझे तो विश्वास नहीं है कि आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को स्पेक्ट्रम और तमाम एनसीईआरटी जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी हो गई, आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों की क्लास समाप्त हो चुकी है। अगर जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हो गई, एनसीईआरटी की, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी की वीडियो लाऊं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एडवांस लेवल की बुक भी अगर आप लोग चाहते हैं तो ये लक्ष्मीकांत की सीरीज खत्म होते ही, जितने भी चैप्टर इनको खत्म करते ही हम एडवांस लेवल और एनसीईआरटी साथ ही शुरू करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से बनाई जाती है। अगर आप लोग एक बार भी किताब नहीं पढ़ते हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन नामुमकिन है। इसलिए अपने मन से जब किताब पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को सिर्फ लगा के सुन लीजिएगा। और जो मैंने शुरू में 3 पॉइंट बताए हैं उनको जरूर लिखिएगा, उनको जरूर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं 4 दिनों से यही छाड़ रहा था कि कितने पॉइंट आप लोगों को संघीय व्यवस्था से पेपर में आते हैं, मतलब कितने प्रश्न पेपर में संघीय व्यवस्था से बन सकते हैं। मैं 4 दिनों से इसी रिसर्च में था, इसलिए आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और पिछली जितनी वीडियो है मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लगा के 12वें चैप्टर संसदीय व्यवस्था को कवर किया। ठीक है, हाँ, संसदीय व्यवस्था कवर किया, बहुत ही विस्तृत तरीके से मैंने कवर किया। ठीक है, पूरे टॉपिक को बहुत ही विस्तार तरीके से कवर किया है। अब हम एकल संविधान को कल देखेंगे। ठीक है, एकल संविधान को कल देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो में और विस्तार तरीके से आप लोगों को समझना है तो उसको भी बता दीजिएगा, मैं उसको भी बहुत ही विस्तार तरीके से और भी डिकोड करके आप लोगों को बताऊंगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोगों ने शुरुआत के पॉइंट नहीं लिखे तो उनको जरूर कॉपी पे लिख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए इसी से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए।